आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड के बुलेटिन को लेकर सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की, जहां धनबाद में योग रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। देखिए, उपायुक्त के निर्देश पर योग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रातः सुबह रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से शुरू होकर सिटी सेंटर तक आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन में धनबाद जिला आयुष समिति के पदाधिकारी, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और पुलिस के जवान शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने दौड़ के माध्यम से योग करो निरोग रहो का संदेश जन जन तक पहुंचाया और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को आगामी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी जागरूक किया गया। सभी से अपील की गई कि वे 21 जून को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस अभियान को सफल बनाएं। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल योग के प्रति जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना भी है। जिला के सभी शहरवासियों को, ग्रामवासियों को, पूरे जिला को शुभकामनाएं देते हैं। यह 19 तारीख आज हमारा जो ये कार्यक्रम है, यह रन फॉर योगा का कार्यक्रम है, जिसमें जिला के सभी विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी भाग लिए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ आम जनता को जागृति देने के लिए, यह बताने के लिए कि योग का महत्व कितना हमारे जीवन में है। सिर्फ योग को अपना करके हम निरोग रह सकते हैं, बिना दवा का, बिना औषधि का। यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में ही, पूरे दुनिया में हो रहा है और उसी के क्रम में झारखंड सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम, हमारा आज का ये कार्यक्रम है। कल कई दिनों से अभ्यास वर्ग पूरे जिला में सभी स्थानों पे चल रहा है। जगह जगह पे हमारे जो योग के जो प्रशिक्षक हैं वो जा करके योग करा रहे हैं। अभी लगातार 2 दिन से 16 और 17 को जो वो इसमें CSF कैंप जो है उसमें प्रशिक्षण दिया गया है। फिर योगा के जितने प्रशिक्षक हैं हमारे अलग अलग CHC में, PHC में जो है वो हो रहा है। और कल मतलब और यहाँ पर आज और कल 2 दिन है वो जिला स्तर पे, जिला आयुष कार्यालय में प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। वह इसलिए कि भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन झारखंड सरकार को आया है, वह एक गाइडलाइन बनाया गया, एक प्रोटोकॉल है। उसी प्रोटोकॉल में पूरे भारत में एक प्रोटोकॉल के आधार पे वो कार्यक्रम होना है, इसलिए समरूपता रहे सबों में, इस तरह से प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय किया गया है। आप मीडिया के माध्यम से भी हम आह्वान करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, आज और कल 2 दिन जिला उस कार्यालय में प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जो प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाएगा, उसके आधार पे होगा, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पाठक है, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी हूँ, जिला आयुष कार्यालय धनबाद में। कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज रन फॉर योगा हुआ है। फिर अभी प्रशिक्षण 16 से स्टार्ट है और कल तक चलेगा। और फिर 21 जून को यहाँ मेगा स्पोर्ट्स क्लब है, हाँ, कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे ये चलेगा। सुबह 6:30 बजे से होगा मेन कार्यक्रम। मैं जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुमकुम। तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग 1 हफ्ता पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो इंसान और योगा के बारे में। और अभी जैसे कि ये एक हेल्थ वॉक ही था, मतलब हम लोग हेल्थ के लिए ही रन फॉर योगा है, इससे लोगों के बीच में अवेयरनेस आए, योगा के लोग अपने को अपनाए। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि योगा बहुत ही स्लो एक प्रोसेस है, जिससे बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग डेली करते हैं, एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर योगा किया जाए, तो बहुत सारे देखा गया है कि बहुत सारा डिजीज है, बहुत सारा ऐसा बीमारी है जिसके लिए दवाई की फिर जरूरत नहीं पड़ती। योगा से हाइपरटेंशन हो या फिर डायबिटीज हो या PCOS, ये सारे में बहुत ही हेल्पफुल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि वो अगर कंसिस्टेंटली योगा कर रहे हैं कुछ सालों से, तो उनको दवाइयों की जरूरत अब नहीं पड़ रही है। तो हम लोग इसीलिए हमारा जो आयुष समिति है धनबाद, जो हमारे यहाँ पे जॉइंट हॉस्पिटल है, उसके तरफ से हम लोग ये एक निकाले हैं आयोजन कि हम लोग योगा के 2-3 दिन पहले से ही अवेयरनेस स्टार्ट कर देंगे और लोग के बीच में ये जागरूकता होगी, तो शायद 21 जून को ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ मिलकर योगा करें। डॉक्टर कविता।
बाघमारा थाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें कई पहलुओं पर देखी गई कई पहलुओं को। अब इसमें जो रख रखाव होता है उसको भी देखा गया और इस एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल ने पूरे थाना का जायजा लिया है। आपको बता दें कि ये बाघमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार बिमल ने बाघमारा थाना का वार्षिक रूटीन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के अभिलेखों, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और रख रखाव का गहन जायजा लिया। इस दौरान थाना के जवानों द्वारा उन्हें सम्मान गार्ड भी दिया गया। निरीक्षण के क्रम में एसडीपीओ ने जवानों के टर्न आउट की जांच की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को क्षेत्र में सतर्कता और मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके बाद उन्होंने थाना भवन और परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने बाघमारा थाना के रखरखाव और साफ सफाई पर संतोष जताते हुए कहा कि थाना का रखरखाव काफी बेहतर और उत्कृष्ट पाया गया है। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी और सभी कर्मियों के बेहतर कार्यों को देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक से पुरस्कार की अनुशंसा की जाएगी। निरीक्षण के दौरान थाना सिस्ता के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संचिकाओं और रजिस्टरों की भी जांच की गई। एसडीपीओ ने कहा कि अधिकांश अभिलेख अद्यतन पाए गए हैं। हालांकि जांच में मिली कुछ छोटी मोटी कमियों को चिन्हित किया गया है और उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया गया है। ये वार्षिक रूटीन निरीक्षण के क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हर वर्ष हम लोग निरीक्षण करते हैं और एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी थानों का निरीक्षण करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम बाघमारा थाना का निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ करके यहाँ के जो जवान हैं सभी से हम लोग सम्मान गारद लिए और सम्मान गारद में सबको दिशा निर्देश दिए, सबका टर्न आउट चेक किए और सबकी समस्याओं को भी सुने, जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी कार्यशैली को भी जाना। साथ ही साथ उसके उपरांत हम लोगों ने बिल्डिंग का भ्रमण किया और थाना का रखरखाव के संबंध में भी जानकारी ली और यहाँ का थाना का रखरखाव अच्छा उत्कृष्ट पाया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी एवं सभी कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सुचेवान के लिए हमने निर्देशित किया है। साथ ही साथ ये हम अभी यहाँ पर वार्षिक निरीक्षण के क्रम में जितने प्रकार की जो संचिकाएं होती हैं जिसको हम थाना शिष्टा बोलते हैं, थाना शिष्टा की सभी संचिकाओं का गहन निरीक्षण कर रहे हैं और जितनी भी त्रुटियां पाई जाती हैं सभी त्रुटियों को अंकन करके और उसको दूर करने के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। वर्तमान में यहाँ थाना शिष्टा का रखरखाव अच्छा ही पाया गया है और यहाँ पे जितने प्रकार की जो रजिस्टर होते हैं वो अभी अच्छे ढंग से अद्यतन किया हुआ है। फिर भी जितनी खामियां हैं सबका सुधार करने का वक्त देते हुए वो निर्देश दिया जा रहा है। 7 सेंटरों पर नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर पूरी तरह से बैठकों का दौर भी किया गया है। देखिए, नीट यूजी 2026 परीक्षा की बात कर रहे हैं, जहां शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने और परीक्षार्थियों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए धनबाद डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने ज्वाइंट ऑर्डर के अनुसार ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और केंद्र अधीक्षक को परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। डीएलसीसी के सदस्यों को सभी परीक्षा केंद्रों में तैयारियों की व्यापक समीक्षा करने और सभी निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन का सत्यापन करने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए कंट्रोल रूम भी प्रभावी रहेगा। 21 जून को जिले के 7 सेंटरों पर परीक्षा ली जाएगी, जिनमें केंद्रीय विद्यालय धनबाद नंबर 1, डिग्री कॉलेज RSP 2, जामाडोबा, BIT सिंदरी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, IIT ISM SSLNT कॉलेज धनबाद और RS मोर कॉलेज गोविंदपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सामान्य परीक्षार्थियों के लिए दोपहर 2 बजे से संध्या 5:15 तक, जबकि पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए दोपहर 2 बजे से संध्या 6:15 तक परीक्षा संचालित की जाएगी। देखिए, लास्ट बार भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम्स हुए, नीट का भी जो एग्जाम हुआ बहुत फेयरली हुआ और हम लोग इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं
और सारे सेंटर्स में जो प्रोटोकॉल आया है एनटीए की तरफ से, वो कुछ गोपनीय प्रोटोकॉल भी है, वो सब फॉलो हम लोग कर रहे हैं। सेंटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, और फिर भी हम लोग सतर्क हैं। और हम लोग खुद इस बार सोचे हैं कि कम से कम मैं, एसएसपी और बाकी सभी पदाधिकारी, एडीएम, सभी केंद्रों पे स्वयं जाकर एक बार विजिट करके देखेंगे कि कोई कमी नहीं रह जाए, और त्रुटि रहित परीक्षा कराना हम सबका दायित्व है, वो हम लोग उसको इस बार। देखिए, लास्ट बार भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम्स हुए, नीट का भी जो एग्जाम हुआ बहुत फेयरली हुआ, और हम लोग इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सारे सेंटर्स में जो प्रोटोकॉल आया है एनटीए की तरफ से, वो कुछ गोपनीय प्रोटोकॉल भी है, वो सब फॉलो हम लोग कर रहे हैं। सेंटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, और फिर भी हम लोग सतर्क हैं। और हम लोग खुद इस बार सोचे हैं कि कम से कम मैं, एसएसपी और बाकी सभी पदाधिकारी, एडीएम, सभी केंद्रों पे स्वयं जाकर एक बार विजिट करके देखेंगे कि कोई कमी नहीं रह जाए, और त्रुटि रहित परीक्षा कराना हम सबका दायित्व है, वो हम लोग उसको इस बार। हजारीबाग की बात करेंगे, जहां पूर्व सैनिक की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत आई है, जिसमें भूमाफियाओं की यहां पर चर्चा हो रही है। देखिए, हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत रेवाली गांव निवासी नागेंद्र कुमार राय और सुरेंद्र कुमार राय ने अपनी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत को लेकर डीसी और सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ को आवेदन सौंपा है। आवेदन में बताया गया है कि उनके दिवंगत पिता स्वर्गीय कामेश्वर राय, जो भारतीय सेना में कार्यरत थे, को सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई थी। आरोप है कि उनके चचेरे भाई अमित राय ने प्रभाव का उपयोग करते हुए साल 2024 में उक्त भूमि पर जबरन बाउंड्री करवा दी और अब मकान निर्माण का कार्य भी शुरू करा दिया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, भूमि की सरकारी नापी कराने, निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है। भैया, वो क्या है कि हमारे दादाजी को सेना में जमीन मिला हुआ था, तो उसमें क्या है कि जबरन कब्जा किया जा रहा है आपका 2024 में ही। 2024 से ही हम लगातार आवेदन डाल रहे हैं। उस टाइम क्या हुआ कि हमारे जो अंकल है, मतलब जिनसे विवाद है हमारा, वो लोकल ब्लॉक में कर्मचारी थे। अभी कैसे वहां पे प्रस्थापित हुए लोकल ब्लॉक में, वो पता नहीं। लिंक था उनका, सीओ से लिंक था, या जो भी उनका अभी उस लोकल ब्लॉक में कर्मचारी तो लिंक तो होगा ही। उसका गलत फायदा उठाए, लगातार हमको कंप्लेन किए। वहां पे क्या हुआ कि गुंडागर्दी हुआ, 20-25-30 लेडीज थी, 10-12 लड़कों को बुलाया गया। लेडी वही जो गुलाबी गैंग अभी आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा अभी न्यूज में, वो सब अभी भी एक्टिव है, दिख रहे होंगे कहीं कहीं पे। वो लोग आए जाने पे वहां पे बोलते थे कपड़े फाड़ लेंगे, ये कर लेंगे। लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद भी केस वो लोग नहीं लिए थाना में। लगातार हम लोग जा रहे थे 2023 में, थाना में जा रहे, जाइए 10 मिनट में आ रहे। 10 बार कॉल किया गया, कॉल नहीं उठाया गया। उसके बाद क्या हुआ, 2023 के बाद, उस समय दादाजी तो खुद जिंदा थे, वो खुद आवेदन डाल रहे थे। 2023 के बाद आपका 2024 में, उसी समय पे, सॉरी 2024 में ही दादी का थोड़ा तबियत खराब हुआ, पूरा थोड़ा बिजी हो गया। हम लोग काम फिर बंद हो गया। आश्वासन भी मिला कि अगर आपके पक्ष में होगा तो भैया तुड़वा दिया जाएगा। हम लोग भी शांत हो गए। फिर दादाजी का मृत्यु हो गया लास्ट ईयर 2025 में। अभी 2026 में भी फिर से देख रहे हैं, बड़ा वहाँ मकान का काम चल रहा है। अभी आप देख रहे, अभी जाके देखेंगे, रेवाली से हम, ठीक है, कटकमदाग प्रखंड में पड़ता है, रेवाली गाँव में। आप जाके देखेंगे कि बड़ा बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, बड़ा पिलर लगा हुआ वहाँ पे। और अभी भी लगातार हम आवेदन डाल रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं उनको क्या, शायद हो सकता है पद का वो जो दुरुपयोग हो रहा है वहाँ पे, आप उस पर भी जांच करवा सकते हैं कि एकदम निडर होके हम लगातार आवेदन डाल रहे हैं। आप लोग न्यूज में चला रहे हैं, आप लोग का भी सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को, फिर भी वो निडर होके वहाँ पे काम किए जा रहे हैं। आज का भी आप बोलेंगे तो अभी का आज का वीडियो हम दिखा देंगे, मेरे फोन पे है, वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और उस टाइम का भी मेरे पास कुछ फोटोज वीडियोज है, जब वो गुंडा बुला आए थे 2024 में, सरकारी पद में होते हुए भी ये सब काम किए हैं, जबरन जो कब्जा करवाए, वो सारे वीडियोज है मेरे पास। और अभी का भी वीडियोज, फोटोज मैं रेगुलर हर पर डे का दिखा दूंगा कि रोज कैसे वहाँ पे काम चल रहा है। कोई डर ही नहीं है, वो लोग जान रहे, सिस्टम बिका हुआ है। अभी कर्मचारी ये सब तो भैया ट्रेंड बन गया, ऐसे भी देख रहे हैं आप अपने। अभी ब्लॉक का ये हाल है कि अभी आप अपना म्यूटेशन कराने जाइए, जैसे कि आपको अगर सरकारी आपको जॉब मिल गया है, ठीक है, आप अधिकारी बन गए हैं, तो आपका बोलना नहीं चाहिए, मतलब आपका जागीर बन गया ऐसा कि घूसखोरी। आप खुद का जेन्युइन जमीन में म्यूटेशन कराने जाइए, 10,000 20,000 पर कट्ठा में बैठे हुए हैं। दिमाग मेंटेलिटी बैठा दिया गया आम इंसान का कि भैया आप अपना जमीन में जा रहे हैं म्यूटेशन करवाने, तो 20,000 रुपया अनाप शनाप पैसा है, पैसा आ रहा है, मिसयूज हो रहा है, पद का मिसयूज हो रहा है। वही आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट का उम्मीद होगा। देखिए, और एक और हम कहना चाहेंगे डीसी सर लोग से, या फिर इनसे तो उम्मीद है और अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि साथ देंगे जो भी जेन्युइन हो। मेरा कहना यही है भैया कि अगर मेरे हक का नहीं है,
मेरे हक का नहीं है, मुझे 1 इंच भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप जांच तो बिठाइए, आप जो वहाँ पे फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है आप उस पर रोक लगाइए, आप जांच करवाइए, मेरे पक्ष में नहीं, आप हमको मत दीजिए। जिनको भूमि दान में मिला था उनका नाम क्या है? श्री कामेश्वर राय। और जिनसे विवाद चल रहा है, जिनका आप आरोप लगा रहे हैं, उनका क्या? उनका नाम है श्री अमित राय, मेरे दादाजी के भाई के बेटे है वो। अभी फिलहाल शायद से बरी ब्लॉक में कर्मचारी है। उस टाइम पे जब विवाद हुआ था 2024 में, वो लोकल ब्लॉक कटकमदाग में कर्मचारी थे। और ये जो भूमि पे जो विवादित भूमि है वो कहाँ पे स्थित है? ये रेवाली में भैया, कटकमदाग रेवाली गाँव में है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुधांशु भट्ट हुआ, पिताजी का नाम सुरेंद्र कुमार राय, आपके दादाजी का नाम श्री कामेश्वर राय। हजारीबाग की चर्चा करेंगे। देखिए, हजारीबाग में भू माफियाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। शमशान भूमि को भी भू माफिया नहीं छोड़ रहे हैं। इसी को लेकर देखिए, हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड की बात कर रहे हैं, जहां खपरियाओं पंचायत में भू माफियाओं द्वारा कोनार नदी तट पर सार्वजनिक शमशान भूमि और अवैध कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 70 फीट सरकारी ज़मीन पर ट्रेंच, यानी जिसे ज़मीन को बाउंड्री के लिए जो काटा गया है, वो अतिक्रमण की कोशिश की गई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। सूचना मिलने पर अंचल कार्यालय की टीम ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया। अंचल अमीन उपेंद्र कुमार ने शुक्रवार को 1 बजे बताया कि प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई है और माफी के दौरान नदी की लगभग 70 फीट भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास की पुष्टि हुई है। मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ कर दोषियों की पहचान की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। मामला है कि अभी नदी है हम लोग का, नदी के किनारे श्मशान घाट भी था। आदमी का हम लोग का बना का जितना भी बन्हा नवादा के पंचायत के गांव के ग्रामीण है, उनका दाह संस्कार अंतिम संस्कार यहीं पे होता है। और अभी देख पा रहे हैं कि नदी में भी जहाँ पे आदमी लास्ट मरने के बाद आता है, वहाँ भी कुछ लोग जमीन को कब्जा कर रहे हैं। तो यही हम लोग सीओ साहब से मांग किए थे कि सर इसको अविलंब इसको रोका जाए। उसी के विषय में अनिल साहब भी आए हुए हैं कि नापी करने के लिए कि कितना जमीन है और जीएम जमीन कितना छूटा हुआ है, उसी को हम लोग चिन्हित करके इसको प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे कि जो सरकारी जमीन है और जो वर्षों से हम लोग को छोड़ा हुआ है उसको छोड़ दिया जाए। कौन लोग थे ये लोग? किसी की विशेष सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग जो ट्रेंच कटा हुआ है उसी को देख के सारे ग्रामीण अभी आए हैं और इसको हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हो पा रहा है उससे हम लोग सहयोग लेके अपना आगे का कार्रवाई करेंगे। अपना परिचय दीजिए। राजेश गुप्ता, खपरिया पंचायत के मुखिया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जैसा बताया गया तो सीओ साहब हमको बोले कि एक बार जा करके वहाँ नापी कर दीजिए। नापी करने से यहाँ पता चल रहा है कि नदी के जमीन पर भी कुछ ट्रेंच काटा हुआ है। ये नदी का जो चौड़ाई है यहाँ 100 फीट 100 फीट से नदी अभी है नहीं, उससे ज्यादा पर ही देख रहे हैं। हमको तो लगता है 100 फीट, हमको 15-20 फीट नदी बचा है। हाँ, मतलब 80-85 फीट नदी नहीं, 70 फीट जो है कि इधर काटा है। 70 फीट के लगभग अभी नदी बचा हुआ है। 30 फीट नदी बचा हुआ है, 70 फीट को भू माफियाओं ने ये कर दिया। हम लोग ये अतिक्रमण का मामला चलाएंगे अपना। तो किस पर चलाएंगे अतिक्रमण का? आपको चिन्हित किए है कि नहीं? तो किसी के बारे में नहीं पता चला है। अभी ग्रामीण यहाँ है, ग्रामीणों से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं किसने किया है। चलिए ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार। तो ये जो आप नापी वगैरह कर रहे हैं सीओ के आदेश से कर रहे हैं? कटकमदाग के जिलाधिकारी। आपको क्या लगता है कि नदी के जमीनों में जैसे अतिक्रमण हो रहे हैं तो क्या? अतिक्रमण तो नहीं करना है। नदी के जमीन में ये आपका सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आपका ये है कि नदी के जमीन में अगर कोई अतिक्रमण करता है तो अविलंब उसको हटाया जाए। तो अभी हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके सीधे में पीछे में भी 4 दीवारी वगैरह किया हुआ है। उसको तो अभी नापी से ही पता चलेगा कि उसका 4 दीवारी कहाँ है, लेकिन फिलहाल अभी जहाँ भी हम लोग नाप रहे हैं वो नदी के जमीन में इन लोग अतिक्रमण किया है। तो नदी के जमीन में नापी कब तक कर पाएंगे पूरा? ये तो अभी हम लोग कर लिए हैं, लगभग ये 70 फीट पर आगे बढ़ा के दिया है। 70 फीट पर दिया है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, अंचल अमीन, कटकमदाग। जी, धन्यवाद आपका। खड़े हैं सर, जब से हम लोग पैदा लिए हैं तब से नदी में हम लोग आन जान दाह संस्कार, नहाना धोना, पर्व त्योहार सब होता है। और यहाँ नदी में ट्रेंच कट गया है, हम लोग को मालूम नहीं चला। शाम को मालूम चला तो सुबह में हम लोग देखभाल करने के लिए भी दौड़ रहे हैं, किसी का पता नहीं है। यही सब है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हम लोग का जो पूर्वज से आदमी जो रखे हैं और जो हैं और जो देखते हम आ रहे हैं, वही चीज़ हम चाहते हैं कि इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। शायद बनाना चाहिए। और कुछ मांगे हैं?
मांगे यही कि मैंने हम लोग को तो जीना खाना यहीं पर आना ही है मरने के बाद, तो ये रहेगा ये नहीं तो फिर हम लोग आएंगे कहाँ हम लोग को फेंक देगा बाल बच्चा। मतलब अभी इतना जमीन का लोगों को लालच बढ़ गया है कि जैसे अंतिम जगह होता है, वही एक सत्य है, जो मृत्यु ही सत्य है। वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ की जमीनों को अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? यही कह रहे हैं कि हम लोग को जो छूटा हुआ इस पर कोई बाधा नहीं, कोई हाथ ना लगा सके। जो हम लोग का है पूर्वज जो रख दिए हैं उस पर हम लोग हैं। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? बाबूलाल को। जी धन्यवाद। मामला है कि अभी नदी है हम लोग का, नदी के किनारे शमशान घाट भी था। आदमी का हम लोग का बना का जितना भी बन्हा नवादा के पंचायत के गांव के ग्रामीण है, उनका दाह संस्कार अंतिम संस्कार यहीं पे होता है। और अभी देख पा रहे हैं कि नदी में भी जहाँ पे आदमी लास्ट मरने के बाद आता है, वहाँ भी कुछ लोग जमीन को कब्जा कर रहे हैं। तो यही हम लोग सीओ साहब से मांग किए थे कि सर इसको अविलंब इसको रोका जाए। उसी के विषय में अनिल साहब भी आए हुए हैं कि नापी करने के लिए कि कितना जमीन है और जीएम जमीन कितना छूटा हुआ है, उसी को हम लोग चिन्हित करके और इसको प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे कि जो सरकारी जमीन है जो वर्षों से हम लोग को छोड़ा हुआ है उसको छोड़ दिया। राजधानी रांची के होटल बीएनआर में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विषय था कुपोषण, संतुलित आहार और वेलनेस। ये विषय था जिसको लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के बीएनआर होटल में ये कार्यशाला का आयोजन हुआ और इसमें कार्यशाला में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने कुपोषण की समस्या, उनके कारणों और रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि संतुलित और पौष्टिक भोजन बेहतर स्वास्थ्य की आधारशिला है और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। कार्यशाला में प्रतिभागियों को स्वस्थ खान पान की आदतों, पोषक तत्वों के महत्व और बेहतर जीवन शैली अपनाने के तरीकों की जानकारी दी। साथ ही लोगों के बीच पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्तर पर अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि कुपोषण केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसे समाप्त करने के लिए सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों और समाज से सभी वर्गों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने कुपोषण मुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जागरूकता फैलाने और पोषण संबंधी जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस कार्यशाला में जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारे फूड्स हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है कम हो रही है केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने के कारण। जैसे जिंक है, आयरन है, उसके बाद फॉस्फेट है, तो सारा कम है। तो इसको किस तरह से बढ़ाएं, तो उसी पे चर्चा हुई कि किस तरह से हम लोग नेचुरल फार्मिंग का उपयोग करके अच्छे क्वालिटी के सीड्स का उपयोग करके जिसमें प्रोडक्शन कम हो, फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करें, ताकि जो फूड्स हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े। आपको पता ही है कि न्यूट्रिशन वैल्यू अगर फूड में कम हुआ तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है, एनीमिया कम हो सकता है। तो सारे रिलेटेड जो डिजीज हैं वो फूड्स में न्यूट्रिशन वैल्यू के कम होने के कारण होते हैं। तो इसी पे एक विशेष रूप से चर्चा हुई। इसी में हम लोगों ने उनको बताया कि किस तरह से हम लोग फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू कर सकते हैं, किस तरह के आप बीज उपयोग कर सकते हैं, ताकि झारखंड स्पेसिफिक जो है हम लोग उसमें क्रॉप लें और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े। उद्देश्य ये है कि जैसे आपको पता है कि भारत में न्यूट्रिशन, कुपोषण की एक बहुत बड़ी समस्या है। करीब 3 में से 2 बच्चों को अनीमिया की प्रॉब्लम है। करीब 30% बच्चे हैं वो स्टंटेड रह जाते हैं भारत में, क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन उतना नहीं है। तो उसकी 2 तरह से हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये जो फसलें हम उगाते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया या मिलेट्स हो गए, उसमें हम न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं बायोफोर्टिफिकेशन के माध्यम से, जो कि एक नेचुरल तरीका है न्यूट्रिशन ऐड करने का। दूसरा हम जो काम कर रहे हैं वो ये कि भारत में आप देखिए 12 करोड़ बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं। उनको अगर हम न्यूट्रिशन की एजुकेशन दे दें 5 साल की उम्र से ही, तो जब वो 50 साल के होंगे तो वो इतने सक्षम हो जाएंगे कि खुद की लाइफ तो सुधारेंगे, वो आने वाली जनरेशन्स को भी सुधारेंगे। तो ये न्यूट्री पाठशाला एक हमने मिशन शुरू किया है, उन बच्चों को न्यूट्रिशन की एजुकेशन देने का स्कूलों में गेमिफिकेशन करके, छोटी छोटी गेम्स खिला के उनको न्यूट्रिशन का, प्रोटीन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, क्यों खाने में ज़रूरी है, इसके बारे में हम बताते हैं। ये जो कार्यशाला है ये भारतीय लोक कल्याण संस्थान
और हार्वेस्ट प्लस एक ग्लोबल एग्रीकल्चर के ऊपर काम करी, उस ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि भारतीय लोक कल्याण संस्थान आज एग्रीकल्चर के ऊपर ढेर सारी काम करे, किसान पाठशालाएँ, एफपीओ और एग्री क्लिनिक सेंटर चला रही है। तो कृषि के क्षेत्र में आज भारतीय लोक कल्याण संस्थान एक अग्रणी संस्था है। और हार्वेस्ट प्लस जो एक आज हम लोगों के जो भी फसल है उसमें न्यूट्रिशन या कैल्शियम या जो भी पोषण की कमी है तो उसको कैसे दूर करें। और पूरे झारखंड आप सभी जानते हैं कुपोषित है, हमारी बच्चे ये एनीमिक है, हमारे बच्चे भी ये है। अगर उनमें जिंक युक्त या आयरन युक्त या कैल्शियम युक्त अगर खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो एक तरफ से वो मानसिक तौर से बीमार है, तो वो भी उनको कैसे हम मानसिक तौर से हम लोग उनको स्वस्थ करें ताकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बात करता है। तो उसी के लिए वायु फोर्टिफिकेशन पे एक ऐसा खाद्य प्रणाली, ऐसे फसल जिसमें हम लोग एडिशनल जिंक हो या आयरन हो या कैल्शियम ऐसा युक्त हम लोग फसल का प्रोडक्शन करें और वो खाद्य पदार्थ हम अपने जीवन प्रणाली में हम लोग अपनाएं। चंद्रदेव सिंह, संस्थापक, भारतीय लोक कल्याण संस्थान। मेरे साथ इस झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।